हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्पर cas9 प्रोसेस के बारे में। ये प्रोसेस बेसिकली है क्या, इसका यूज़ क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं हमें एग्ज़ाम में देखने के लिए। ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है पिछले कुछ महीनों से, तो इट्स अ गुड पोर्शन ऑफ करंट अफेयर्स। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, एक द गार्जियन का एक आर्टिकल है, वर्ल्ड्स फर्स्ट जीन एडिटेड बेबीज़ क्रिएटेड इन चाइना क्लेम्स साइंटिस्ट। तो होता क्या है, नवंबर 2018 में चाइना के कुछ साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि उन्होंने दुनिया का पहला डिज़ाइनर बेबी बना लिया है। अब ये डिज़ाइनर बेबी क्या होता है, जीन एडिटिंग क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे फर्दर वीडियो में। जैसा कि हम देख सकते हैं, सिलेबस का भी पोर्शन है ये, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन द एवरीडे लाइफ। सो बेसिकली इट मेक्स इट मोर इम्पॉर्टेंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, कुछ बेसिक्स के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि व्हाट इज़ डीएनए या आरएनए, डीएनए आरएनए होते क्या हैं, जीन क्या होता है और जीन एडिटिंग की प्रोसेस को किस तरह से समझा जाए, ये होता क्या है बेसिकली, इसमें क्या किया जाता है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। अब देखो, बेसिकली ह्यूमन बॉडी जो होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। ये लिविंग सेल्स की बनी हुई है। हर सेल में न्यूक्लियस है, राइट। अगर कुछ सेल को छोड़ दें, जैसे कि आरबीसी, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। मोस्ट ऑफ द सेल्स दे कैरी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, हर न्यूक्लियस में देयर आर क्रोमोसोम्स। बेसिकली इन्हें गुणसूत्र भी बोला जाता है। क्रोमोसोम ही बेसिकली डीएनए है। डीएनए, जैसे कि यहाँ इस पोर्शन पर अगर फोकस करें, तो डीएनए ही पैक होकर के, हाईली पैक होकर के क्रोमोसोम बना रहे हैं। एक पेरेंट से जब उसकी ऑफस्प्रिंग में कुछ ट्रेट्स ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे कि किसी की नोज़ का शेप उसकी मदर की तरह हो सकता है, किसी की आई का कलर उसके फादर की तरह हो सकता है, किसी की हेयर का कलर या स्किन का कलर उसके पेरेंट्स से मैच हो सकता है। तो ये ट्रेड्स बेसिकली पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं इसी माध्यम के द्वारा, यानी कि क्रोमोसोम्स या डीएनए के द्वारा। डीएनए में ही ये इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है। यही इन्फॉर्मेशन आगे चलकर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद ये एक्सप्रेस होती है। यही रीज़न है कि ट्रेड्स, हमारे जो ट्रेड्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन किस तरह से स्टोर की जाती है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अगर डीएनए की स्ट्रक्चर को देखें तो ये डबल स्ट्रैंडेड है। ये जो बना होता है शुगर से बना होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। अंदर की तरफ, यानी कि जो स्टिक से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं। ये 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं: एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि एडिनाइन हमेशा थाइमाइन के साथ ही मैच करेगा और गुआनाइन हमेशा साइटोसाइन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। और इसी तरह से बॉन्ड बनाते बनाते ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, एक स्टेबल न्यूक्लिक एसिड बनता है और वो फिर पैक होकर के क्रोमोसोम बनाएगा। अब इन बेस पेयर की जो सीक्वेंस है, यही कोड करती है किसी पर्टिकुलर ट्रेट को, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को एक ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें आरएनए और डीएनए, यहाँ पे देखो एक बेसिक डिफरेंस देखने को मिल रहा है आरएनए और डीएनए में। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंड ही है, बल्कि डीएनए में डबल स्ट्रैंड है। और देखने वाली बात यह है कि आरएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है, न्यूक्लियोटाइड्स वहाँ भी हैं। दो सिमिलर स्ट्रैंड्स मिलकर ये न्यूक्लियोटाइड्स जब बॉन्ड्स बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, एडिनाइन गुआनाइन, एडिनाइन थाइमाइन के साथ, साइटोसाइन गुआनाइन के साथ, जब दो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि एकदम ही अपोजिट, एडिनाइन वाला एडिनाइन की तरफ, एडिनाइन वाला थाइमाइन की तरफ, गुआनाइन वाला साइटोसाइन की तरफ, ये दोनों मिलकर ही फिर एक स्टेबल डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए मॉलिक्यूल बनाएंगे और ये इस तरह की इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे जिसकी हमने बात की, किसी पर्टिकुलर ट्रेट या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अब ये ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक कोई रैंडमली कोई एक्सप्रेस नहीं होते हैं, कोई रैंडमली स्टोर नहीं होते हैं, वो स्टोर होते हैं जीन के अंदर। अब सपोज़ अगर मैं ये वाला सीक्वेंस ले लूँ, इस सीक्वेंस में बेस पेयर्स अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 बेस पेयर्स हैं। और सपोज़ अगर हम इसको एक जीन बोल दें कि ये एक जीन है आई कलर के लिए, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में अगर ये कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न का होता है, सपोज़ ATTCGGA, तो ये वहाँ पर एक्सप्रेस करेगा ब्लैक कलर।
और हो सकता है किसी और इंडिविजुअल में कोई और पैटर्न हो, ATTGGCA, तो वहाँ पर हो सकता है वो ब्लू कलर एक्सप्रेस करे। तो ये जीन हम बोल सकते हैं ये आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब नोट करने वाली बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि जीन में 2 बेस पेयर या 8 बेस पेयर कोई फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। जीन एक 2 बेस पेयर का भी सीक्वेंस हो सकता है, 10 बेस पेयर का भी हो सकता है, 10,000 बेस पेयर्स का भी हो सकता है। ओके, तो अब देखते हैं जीन एडिटिंग क्या होता है। जीन एडिटिंग यहाँ पे लिखा है इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ टाइनी कंट्रोल चेंज इन द DNA ऑफ लिविंग बीइंग टू प्रोड्यूस अ GMO। तो बेसिकली जीन, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि एक सपोज़ इसी को ले लें कि ये आई कलर के लिए जीन था। अब सपोज़ एक इंडिविजुअल है, उसका ब्लैक आई कलर है, वो चाहता है कि उसकी ऑफस्प्रिंग, उसकी जनरेशन आने वाली, वो उसकी ब्लू कलर की ऑफस्प्रिंग हो। तो वो क्या करेगा, अपना DNA निकालेगा, उस DNA को यहाँ पर एडिट करेगा, वो जो एक सीक्वेंस था ब्लैक कलर की आई वाला, उसको मैनिपुलेट करेगा, इस जीन को काट करके, इस जीन को यहाँ से काट करके DNA में से वो वाला जीन इंसर्ट कर देगा, जिससे कि ब्लू कलर आएगा, और उस वाले DNA को फिर वो यूज़ करेगा अपनी आने वाली ऑफस्प्रिंग के लिए। ओके, तो इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे जीन एडिटिंग। अगर हम प्रैक्टिकल देखें कि प्रैक्टिकली हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, जैसे BT कॉटन देख सकते हैं। नॉर्मल कॉटन जब उगाई जाती थी उसमें बॉल वर्म्स, कोन बोरर्स, इस तरह के कीड़े लग जाते थे, जिसकी वजह से यील्ड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती थी कॉटन की। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने BT यानी कि बैसिलस thuringiensis, इसके जीन को इंसर्ट कर दिया कॉटन प्लांट के अंदर इटसेल्फ, यानी कि अब हमें किसी पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही वो कोई कीड़ा आकर के उस प्लांट को खाने की कोशिश करेगा, वो जीन, उसके जो क्राई जीन्स हैं, वो एक्सप्रेस हो जाएंगे उस कीड़े के पेट के अंदर, और वो कीड़ा मर जाएगा उसी वक्त। तो बेसिकली इस तरह से हम एक GMO बनाते हैं। यहाँ पर अगर हम फोकस करें GMO यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इस प्रोसेस का तो नाम हुआ जीन एडिटिंग, लेकिन वो जो ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म पर ये परफॉर्म किया गया, उसको बोलेंगे GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं न्यूक्लियसेस क्या होते हैं। अब क्योंकि हमें एक प्रोसेस थी कि हमें ये जीन्स काटना है सबसे पहले, और यहाँ पर या तो इसको ऐसे ही ज्वाइन कर दो, या तो इसको सब्सटीट्यूट करना है किसी और दूसरे जीन से। पर काटने के लिए सीजर से तो हो नहीं सकता, ये एक माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल है। तो उस काटने की प्रोसेस के लिए न्यूक्लियसेस का यूज़ किया जाता है। तो इनको इसीलिए मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोला जाता है, और उनका नेचर बेसिकली दे आर प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं CRISPR-Cas9 बेसिकली है क्या। अगर यहाँ पर देखें तो इसकी फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। अब ये बेसिकली कोई इन्वेंटेड चीज़ नहीं है, इसकी डिस्कवरी हुई है। ये बेसिकली बैक्टीरिया में उनका एक इम्यून डिफेंस मैकेनिज़्म है। होता क्या है, बैक्टीरिया है सपोज़, उसमें वायरस ने अटैक कर दिया। वायरस के अटैक करने का मैकेनिज़्म क्या होता है, वो बेसिकली अपना DNA किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, और वो DNA ही बेसिकली जाके होस्ट ऑर्गेनिज्म की, यानी कि जिसमें उन्होंने इंजेक्ट किया है DNA, वहाँ पे जाके उनकी पूरी मशीनरी बिगाड़ देता है, एंड इनफैक्ट उनको गाइड करता है कि इस तरह से और वायरल प्रोटीन्स बनाए जाएँ। अब बैक्टीरिया क्योंकि स्मार्ट हो चुके हैं, तो वो देखते हैं कि एक नया फॉरेन एक DNA आया है हमारे सेल के अंदर, और इससे पहले कि वो कोई क्षति पहुंचाए, इससे पहले कि कोई नुकसान पहुंचाए, वो CRISPR-Cas9 इस टूल का यूज़ करते हैं। ये टूल बेसिकली जीन एडिटिंग टूल है, जीन एडिटिंग जिसके बारे में हमने अभी बात करी। और वो उस जीन को, वो जो उस DNA को जो वायरस ने इंजेक्ट किया है, उसको पूरा म्यूटेट कर देते हैं, उसको पूरा ख़राब कर देते हैं। अब जैसा बेसिकली हमने पहले देख लिया था कि अब सपोज़ ये आई कलर है, इसको अगर हम म्यूटेट कर देंगे तो कुछ और हो जाएगा, वो रिज़ल्ट नहीं होगा जो वायरस को चाहिए था। यानी कि अब उस DNA मॉलिक्यूल में या उस जीन में कोई पोटेंसी नहीं रह जाएगी बैक्टीरिया को हार्म करने की। तो इस प्रोसेस को समझा और इसको इस आइडिया को पब्लिश किया गया कि इसको जीन एडिटिंग की तरह हम यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो 2 साइंटिस्ट हैं, जेनिफर एंड इमैनुअल, उन्होंने इसको सबसे पहले 2012 में पब्लिश किया कि CRISPR-Cas9 को जीन एडिटिंग टूल के रूप में यूज़ किया जा सकता है। अब देखो इस डायग्राम में हम अच्छे से समझ सकते हैं, बेसिकली ये जो ब्लू वाला है, ये सपोज़ होस्ट का DNA है। अब sgRNA हम लेते हैं, sgRNA बेसिकली CRISPR ही है। ये जो RNA है ये CRISPR है, यानी कि RNA जाके एक स्पेसिफिक साइट पर बाइंड करता है, उस साइट पर जिस साइट को हमें चेंज करना है। फॉर एग्जांपल ये फिर से अगर हम आई कलर का एग्जांपल लें, तो ये आई कलर वाले जीन पर जा कर के बाइंड कर जाता है। इसको हमने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि ये
जाकर आई कलर वाले जीन पर ही बाइंड करे, और जैसे ही ये आई कलर वाले जीन पर क्रिस्पर या आरएनए जाकर बाइंड करता है, Cas9 एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस अभी हमने देखा कि वो प्रोटीन्स जो कि काटने के लिए, बेस पेयर्स को काटने के लिए, किसी जीन के सीक्वेंस को काटने के लिए हेल्पफुल हैं। तो जैसे ये आरएनए बाइंड करेगा, ये उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को काट देगा, जैसे कि यहाँ पर इसने काट दिया है। अब या तो हम इसको ऐसे का ऐसे ही ज्वाइन कर दें कि हमें उस जीन की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल काऊ है, हमें चाहिए ही नहीं कि उसकी ऑफस्प्रिंग दूध दे, ऑल्दो ये इनप्रैक्टिकल है, ये जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अब हमें चाहिए ही नहीं कि उसकी ऑफस्प्रिंग दूध दे, तो हम उसके जो दूध वाले जीन्स हैं उनको काट करके निकाल देंगे। या तो हम उसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं किसी और से, सपोज ब्लैक आई कलर था, अब उसको ब्लू आई कलर से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो दूसरे जीन्स ला करके यहाँ जोड़ दिए जाएंगे। जैसे न्यूक्लियस था काटने के लिए, वैसे लाइगेजेस होते हैं जोड़ने के लिए, तो दूसरे जीन्स ला करके लाइगेजेस डाल देंगे और ये जुड़ जाएगा। तो ये था इसका पूरा प्रोसेस। अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या कहाँ हो सकती हैं। सबसे पहले तो ह्यूमंस के लिए इसकी इमेंस एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंसुलिन लेते हैं कई डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या थायरॉक्सिन लेते हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ये बेसिकली सब्सटीट्यूट हैं हमारे, क्योंकि हमारे कुछ ग्लैंड्स हैं वो ख़राब हो गए हैं, उन्होंने हार्मोन्स बनाने बंद कर दिए हैं, तो हम इंसुलिन या थायराइड लेते हैं एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द बॉडी, क्योंकि बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इनकी ज़रूरत है। अब अगर हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं और उन ग्लैंड्स को ठीक कर लेते हैं, उन ग्लैंड्स को फिर से अलाउ करते हैं कि वो अपना काम चालू रख पाएँ, तो फिर हमें इस तरह की मेडिकेशंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। या फिर कुछ ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि जीन के किसी एक पर्टिकुलर जो कि डीएनए के किसी एक पर्टिकुलर जीन के साइलेंस हो जाने की वजह से या म्यूटेट हो जाने की वजह से एक्सप्रेस हो जाते हैं, जैसे हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस। इस तरह की डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट करने की पोटेंशियल है इस प्रोसेस में, CRISPR-Cas9 में। ड्रग डेवलपमेंट में काम आ सकता है। एनिमल मॉडल्स, जैसे कि हमने गाय की बात की, उसकी यील्ड बढ़ाई जा सकती है। जेनेटिक वेरिएशंस, मटीरियल्स, फूड में भी जैसे हम काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं बायो फोर्टिफाइड वीट के बारे में, गोल्डन राइस के बारे में, यानी कि वीट के किसी एक पर्टिकुलर वीट के या राइस के किसी एक पर्टिकुलर जीन को एडिट करके हम उसमें उसको ऐसा बना दें कि वो विटामिन ए या विटामिन कोई दूसरा बेनिफिशियल मटेरियल वो प्रोड्यूस कर सके। ऐसे ही फ्यूल है कि बैक्टीरिया एल्गी में चेंज करके ज़्यादा उसमें वो मीथेन बनाए या कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाए हमारे लिए। साथ ही में इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं इस प्रोसेस की, जैसे कि यहाँ लिखा है बिगर प्रोटीन साइज़, यानी कि ऑल्दो क्रिस्पर का जो साइज़ है 20 बेस पेयर्स है, मात्र 20 बेस पेयर्स, बट स्टिल ये कुछ बड़ा है कि ये हर सेल में इसको इंसर्ट नहीं किया जा सकता। लिमिटेड पैम साइट्स उनको बोलते हैं जिन पर जाकर क्रिस्पर अटैच होगा। तो ऐसा हमारे पास पूरी 100% पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम चाहें तो आई कलर का कर सकें तो आई कलर का कर दें, किसी की हाइट का करना चाहें तो हाइट का कर दें। हमारे पास लिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ ही हैं। मोर ऑफ टारगेट म्यूटेशंस, यानी कि ऐसा कोई 100% श्योर भी नहीं है कि हमने न्यूक्लियसेस और CRISPR-Cas9 ये सब डाल दिए और जाके वो वही काम करेगा जिसको हमने करने के लिए उसे डायरेक्ट किया है। हो सकता है हमने आई कलर चेंज करने के लिए डायरेक्ट किया था और वो जाकर IQ कम कर आया। लो HDR एफिशिएंसी अगेंस्ट द वायरस, तो एफिशिएंसी वगैरह की भी इसकी कोई अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है कि ये एफिशिएंट मैकेनिज़्म है या नहीं है, और इसके साथ और भी कई इश्यूज़ हैं बेसिकली। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि जैसा कि चाइना ने बनाया डिज़ाइनर बेबी, तो उसमें एथिकल इश्यूज़ भी आ सकते हैं कि अगर कोई जेनेटिक कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहेगी, और सिर्फ एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की वजह से कई सारे इंडिविजुअल्स इस चीज़ को सफ़र करेंगे। हो सकता है उनके लिम्स ख़राब हो जाएं, हो सकता है उनको कोई ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, तो उनकी वजह से उनकी पूरी लाइफ बेकार हो सकती है। ओके, अब यहाँ पर कुछ MCQs हैं प्रैक्टिस करने के लिए कि Cas9 इन CRISPR-Cas9 इज़ आ। अब Cas9 CRISPR-Cas9 में क्या होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप अटेम्प्ट करें। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द आइडिया टू यूज़ CRISPR-Cas9 सिस्टम एज अ जीन एडिटिंग टूल। इनमें से किसने जीन एडिटिंग टूल के रूप में यूज़ करने के लिए CRISPR-Cas9 का आइडिया सुझाया था, तो वो भी आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ CRISPR-Cas9, हाउ इट कैन बी यूज फॉर द कॉज ऑफ मैनकाइंड, इसको भी अटेम्प्ट करें। थैंक यू।